हमारे प्रिय साथी कॉमरेड जितेंद्र चौधरी जी, हमारे वरिष्ठ नेता बुद्धसेन जी, हमारे दूसरे साथी जो यहाँ सब उपस्थित हैं, आप सबको मेरे तरफ से नमस्कार, प्रणाम, जोहार। हकीकत ये है कि आज एक अघोषित युद्ध है हमारे देश के आदिवासियों के ऊपर, और यह अघोषित युद्ध चला रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के नीतियों के द्वारा और वैचारिक रूप में बीजेपी और आरएसएस के द्वारा। और इसलिए मैं समझती हूँ कि इसमें कोई लीपापोती करने की कोई स्थान नहीं है और कोई जगह नहीं है। इसलिए मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में आपके सामने ये बातें रख रही हूँ। अघोषित युद्ध इस मायने में है कि इतने बड़े संघर्षों के बाद, इतनी कुर्बानियों के बाद, इतने त्याग के बाद जो हमारे देश के आदिवासियों ने ब्रिटिश राज के खिलाफ आजादी के संघर्ष में जो हिस्सा लिया, उसके बाद देश के संविधान में आदिवासियों के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। वो विशेष प्रावधान बहुत बढ़िया है, ये हम नहीं कहेंगे। उस समय भी कंस्टिट्यूएंट असेंबली में अपने पहचान के लिए जयपाल सिंह मुंडा ने सवाल उठाया कि ये शेड्यूल ट्राइब क्या है, शेड्यूल तो ब्रिटिश राज का है, आप हमें आजाद हिंदुस्तान में भी शेड्यूल ट्राइब का आप नाम देना चाहते हैं। और कंस्टिट्यूएंट असेंबली में ये भी उन्होंने कहा कि चलो आप अंग्रेजी में शेड्यूल ट्राइब बोल रहे हैं, लेकिन आप हिंदी में ये जनजाति शब्द कहां से आया, ये आदिवासी शब्द होना चाहिए। कंस्टिट्यूएंट असेंबली में पूरे देश भर में केवल 5 आदिवासी थे, लेकिन खैर संविधान में कुछ विशेष प्रावधान हुए। 2024 में जब हम संविधान बचाव की बात करते हैं, ये संविधान बचाव का अर्थ ये है कि जो आदिवासियों दलितों के अधिकार रेखांकित किए गए हैं संविधान में, उसका बचाव हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमारा अपना अनुभव यह है, हमारे आदिवासी मंच और आदिवासियों का अनुभव यह है कि उस संविधान में दी गए प्रावधान के आधार पर जो कानून भी बने हैं कॉन्स्टिट्यूशन के 78 साल के बाद, वो आज सब समाप्त किए जा रहे हैं। मैं पहले बात कहती हूं अस्तित्व की। बहुत सारी बातें आप लोग जानते हैं, मैं दूसरी तरफ से कह रही हूं। मैं धर्म और आस्था को लेकर बात करती हूं। हमारी सेंसस में आदिवासियों की आस्था के लिए कोई जगह नहीं है, कोई कॉलम नहीं है। आदिवासी कौन से अपने गांव की या पेड़ की या पौधे की या बुजुर्गों की या अपने गांव की देवताओं की जिस पर वो आस्था रखते हैं, उसको आप धर्म कह सकते हैं, आस्था कह सकते हैं, परंपरा कह सकते हैं, संस्कृति कह सकते हैं, उसके लिए सेंसस में कोई कॉलम नहीं है। अब आप ये देखिए, मैं सिर्फ एक मिसाल दे रही हूं आपको।
अभी आरएसएस ने जनजाति सुरक्षा मंच का गठन करके ये कहना शुरू किया कि जो आदिवासी क्रिश्चियन कॉन्वर्ट है उनको शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट से अपना नाम हटाना चाहिए या हटाया जाना चाहिए। आदिवासियों की क्या पहचान है? वो कहते हैं कि धर्म आधारित है, जबकि संविधान में आज तक जो परिभाषा है उसमें धर्म का शब्द नहीं है, संस्कृति का जरूर है, लेकिन इनका ये कहना कि जो कॉन्वर्ट है उनको हटाओ। उसके विपरीत अभी राजस्थान के एक आदिवासी लीडर ने कहा कि मैं आदिवासी हूं, मैं हिंदू नहीं हूं। तो सारे आरएसएस की ट्रोल्स उनके पीछे पड़े, बीजेपी के मंत्री पीछे पड़े और बोले कि अगर तुम हिंदू नहीं हो तो तुम आदिवासी नहीं हो। कहां से कहां? अगर आप क्रिश्चियन कॉन्वर्ट हो आप आदिवासी नहीं हो, अगर आप हिंदू नहीं हो आप आदिवासी नहीं हो। यानी कि आज आदिवासी के अपने स्वतंत्र अस्तित्व, परंपरा, आस्था, संस्कृति, भाषा, उसके ऊपर एक जबरदस्त हमला है। हमने ये मांग की कि सेंसस में जो हेमंत सोरेन जेएमएम की सरकार ने झारखंड में प्रस्ताव पारित किया कि 2021 के सेंसस में एक कॉलम होना चाहिए आदिवासियों के लिए, आदिवासी स्ट्रोक सरना स्ट्रोक एसटी। उसमें आदिवासी को चॉइस होना चाहिए, क्योंकि आज उनके लिए कोई चॉइस नहीं है। धर्म के नाम पर उनको हिंदू कॉलम में टिक करना पड़ रहा है। ये बहुत अहम एक सवाल आया है। ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स नहीं है, ये कोई संकीर्ण पॉलिटिक्स नहीं है, आदिवासियों के अस्तित्व के साथ जुड़ा हुआ है। ये जो हिंदुआइजेशन हो रहा है, जो आदिवासियों के अपनी परंपराओं को कोऑप्ट किया जा रहा है, उसका ये एक सिर्फ मैंने मिसाल दिया। जो जनजाति सुरक्षा मंच आरएसएस का मंच है, वो किस रूप में कर रहे हैं, आप लोगों ने आपकी पड़ोसी प्रदेश छत्तीसगढ़ में देखा, जो उन्होंने फिजिकल हमले करके उनकी वहां क्या हालात बने आप जान रहे हैं। और अभी ये एक के बाद प्रदेश में शुरू हो गया, इंक्लूडिंग मध्य प्रदेश। तो ये एक बात अस्तित्व की है। भाषा के आप देखिए, अभी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल आदिवासियों के लिए मॉडल के रूप में रखा जा रहा है, और कुछ नहीं है, ईएमआर है, क्वालिटी स्कूल, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। 3 लाख आदिवासी बच्चे अभी पढ़ रहे हैं कुल मिलाकर। उसका भी जो बजट है 50% खर्च नहीं हुआ। लेकिन वो छोड़िए, टीचर के लिए अभी जैसे नीट है, जो दूसरे एग्जाम्स है, अभी ईएमआर के लिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहे हैं, एक सेंट्रल एग्जाम दिया जा रहा है हर टीचर के लिए जो ईएमआर स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी सेंट्रल एग्जाम। उसमें क्या जुड़ा है? भाषा। कौन सा भाषा? 70 मार्क्स या 100 मार्क्स में 20 मार्क्स भाषा के लिए है, जिसमें 10 मार्क्स अंग्रेजी के लिए, 10 मार्क्स हिंदी के लिए थोपा जा रहा है। अब तेलंगाना की एजेंसी इलाके में ट्राइबल स्कूल में जो तमाम भर्तियां हो रहे हैं, 70% अभी जो रिक्रूटमेंट हुआ है वो टीचर्स हरियाणा के हैं। मैं हरियाणा के टीचर्स के खिलाफ कतई नहीं हूं,
लेकिन हरियाणा की टीचर्स तेलंगाना की एजेंसी एरिया में जो तेलुगु नहीं जानते, ट्राइबल भाषा की बात तो दूर है, वो जाके एजेंसी एरिया में ट्राइबल बच्चों को पढ़ाएंगे। हकीकत ये है पूरा एब्सेंटीज्म हो रहा है और ट्राइबल बच्चे सफर कर रहे हैं। ये कल्चर है, ये लैंग्वेज है। 2 साल के लिए लोकल लैंग्वेज पढ़ने के लिए वो टीचर्स जो उत्तर भारत के अगर रिक्रूटमेंट होता है दक्षिण भारत के लिए 2 साल उनको दिया जाता है, लेकिन लोकल लैंग्वेज के लिए कोई क्वालिफिकेशन में कोई वेटेज नहीं है, कोई मार्क्स नहीं है। ये आदिवासी कल्चर के ऊपर एक जबरदस्त हमला है, मैं ये मानती हूँ। अभी हम लोगों ने आदिवासी मंच से जुअल उड़ान जी से चिट्ठी दी, उन्होंने हमें वापस पत्र दिया। चलो कम से कम एक मंत्री है जो वापस भी पत्र देते हैं, हम तो आभार हैं कि उन्होंने चिट्ठी वापस रिप्लाई दिया। लेकिन क्या दिया उन्होंने, क्योंकि भ्रष्टाचार है इसलिए हम लोग ये सिस्टम लगा रहे हैं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स में भ्रष्टाचार रिक्रूटमेंट में है इसलिए हम ये सेंट्रलाइज लगा रहे हैं। भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर आप आदिवासी भाषा को मिटाना चाह रहे हैं। तो ये तो अस्तित्व के सवाल पर जिस तरह आज मेजॉरिटेरियन कल्चर्स को आदिवासियों के ऊपर लगाया जा रहा है, ये विचारों के आधार पर, संस्कृति के आधार पर एक हमला आज बीजेपी आरएसएस की तरफ से बगैर किसी लगाम के हो रहा है, ये मैं कहना चाहती हूँ। और ये एक बहुत बड़ा संघर्ष है। वो संघर्ष कैसे लड़ा जाएगा, लड़ा जा रहा है, लेकिन कैसे इसका पूरा मुकाबला करने के लिए और भी साथियों को उसमें जुड़ना चाहिए, ये कैसे होगा, ये निश्चित रूप पर एक चुनौती है। दूसरी बात है नौकरियों के बारे में। आज आप देखिए ये बजट में 3 एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स का जिक्र है। ये आपने देखा, प्रोडक्शन लिंक स्कीम जिसमें सरकार पब्लिक मनी देगी कॉर्पोरेट्स को, यानी कि कॉर्पोरेट्स को बहुत सब्सिडी की ज़रूरत है, बेचारे उनका जितना मुनाफा 100% मिल रहा है वो काफ़ी नहीं है, इसलिए हमारी सरकार आपके और हमारे जेब से टैक्स काट कर उनको देंगे। प्रोविडेंट फंड 2 साल के लिए बेचारे कॉर्पोरेट्स नहीं दे सकते तो सरकार उनके कर्मचारियों के लिए देंगे। कॉर्पोरेट्स न्यूनतम वेतन नहीं दे सकते इसलिए सरकार मदद के लिए 3 महीने के लिए 15,000 रुपया देंगे। ये सब कुछ एम्प्लॉयमेंट का स्कीम है। उस एम्प्लॉयमेंट की स्कीम में वो कहते इतने लाखों की तादाद में इंटर्नशिप मिलेगा। मैं आपसे पूछती हूं, कोई कॉर्पोरेट एसटी एससी इंटर्न लेगा? ये जो 15,000 रुपया हर को मिलेगा उसमें कितने एससी और एसटी होंगे आप बताइए? पब्लिक पैसा खर्च हो रहा है, पब्लिक मनी खर्च हो रहा है, लेकिन ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव एम्प्लॉयमेंट स्कीम में कोई रिजर्वेशन नहीं है। ये रिजर्वेशन की जो बात है बहुत ज्वलंत है। ये रिजर्वेशन की जो बात है, पूरा प्राइवेट सेक्टर प्राइवेटाइजेशन हो रहा, कोई रिजर्वेशन नहीं है। और अभी पब्लिक पैसा बजट में खर्च होगा लेकिन कोई रिजर्वेशन उस स्कीम्स में नहीं है। हम ये डिमांड कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन होना चाहिए। ये प्रोडक्शन लिंक जितने भी बजटरी स्कीम्स है, एलोकेशन है पब्लिक मनी से, उसमें एसटी के लिए, एससी के लिए रिजर्वेशन जरूर होना चाहिए। हम नहीं मानते हैं कि रिजर्वेशन ही हमारा इस बेरोजगारी का सॉल्यूशन का हल है, लेकिन निश्चित रूप पर ये हम मांग करते हैं, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। और ये प्राइवेटाइजेशन करके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट के नाम पर स्कीम्स देकर जिसमें रिजर्वेशन नहीं है,
आप हमारे संवैधानिक अधिकार को काट रहे हैं। कितने वैकेंसीज है आज सेंट्रल गवर्नमेंट में, और सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई वैकेंसी भरा नहीं जा रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट का सब कैटेगराइजेशन का जजमेंट आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने कभी सोचा कि ये जितने वैकेंसीज हैं वो वैकेंसीज क्यों नहीं भरे जा रहे? क्या सुप्रीम कोर्ट ने कभी ये सर्वे किया कितने, मिसाल के तौर पर एसटी पोस्ट कितने हैं, जो एसटी पोस्ट आज भी वेकेंट है क्योंकि उसके कॉलम में लिखा गया कोई सूटेबल कैंडिडेट नहीं। आप जानते हैं इस बात को? कितने हजारों की तादाद में गवर्नमेंट वैकेंसीज की उस कॉलम में लिखा है कोई सूटेबल कैंडिडेट नहीं। कौन तय करेगा? अब आप सब कैटेगराइजेशन कर रहे हैं। हालांकि एसटी का इस संबंध में कोई केस नहीं रहा कोर्ट में, एससीज के केस से, लेकिन फिर भी अभी एसटी को भी जोड़ लिया इसमें। खैर, जोड़ गया। सवाल इस बात का है कि एससी का रिजर्वेशन 8.6% सेंट्रल गवर्नमेंट में है, होना चाहिए, जो नहीं है। अब वो सब कैटेगराइजेशन जब हम करेंगे, प्रैक्टिकली स्पीकिंग, आप कहेंगे कि राजस्थान में फिलाना कम्युनिटी पावरफुल है, इसलिए दूसरी कम्युनिटी को हम देंगे, और जब वैकेंसी आएगा सब कैटेगराइजेशन में, अगर वो वैकेंसी आता है और वहां भी आप लिखते हैं नो सूटेबल कैंडिडेट, वो वैकेंसी कहां जाएगा, कौन भरेगा? बहुत सारे मुद्दे हैं जो स्पष्ट नहीं है। हम लोगों ने कहा, हमारी मीटिंग अभी चल रही है, हमने कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, प्रदेश सरकारों की एक जिम्मेदारी होती है कि हम इसको कैसे अमल में लाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट्स को इसको ऑपरेशनलाइज करना चाहिए ठोस डेटा के आधार पर। उसके बाद हर प्रदेश की अलग स्थिति है, उस स्थिति के आधार पर किस रूप में सब कैटेगराइजेशन होगा, उसको और ठोस रूप और ठोस नजर से हमें देखने की जरूरत है। तो हमने कहा हमारी बैठक में कि सब कैटेगराइजेशन, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, ये समानता को एक्सपैंड कर रहे हैं हम। अभी हमने कहा कि ठीक है, आपने फैसला दिया है, स्टेट गवर्नमेंट्स को इसको अमल में लाए, और अमल का मतलब ये नहीं है पहले डेटा कलेक्ट करे और उसके आधार पर सबके साथ बातचीत करके उसको कैसे आप लागू कर सकते हैं, उस पर एक बहस होनी चाहिए। लेकिन 4 जजों ने जो टिप्पणियां की, जो क्रीमी लेयर को एससी एसटी के लिए जोड़ने की जो टिप्पणी की, जहां हम सब कैटेगराइजेशन को अमल में लाने या ऑपरेशनलाइज करने में हम ये कह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट्स को जिम्मेदारी लेकर डेटा कलेक्शन करना चाहिए, वहां क्रीमी लेयर की टिप्पणी का हम इसकी सख्त निंदा करते हैं। सिर्फ विरोध नहीं, हम इसका निंदा करते हैं। क्यों निंदा करते हैं? आपने सुना कुछ टिप्पणियां? एससी एसटी का कंपार्टमेंट मेंटालिटी है, जाति प्रथा का कोई कंपार्टमेंट मेंटालिटी नहीं है जिसके आधार पर आप लोग सब जज बने हैं। माफ कीजिए, आई डोंट वांट टू बी इन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, लेकिन मैं पूछती हूं कौन सा मेंटालिटी है ये? किस आधार पर आप इतने प्रिविलेज हैं? जाति प्रथा हमारे देश में जिंदा है आज, उसको छिपाने की कोई बात नहीं है। उसकी रोज
उसके परिणाम हम देख रहे हैं। SC ST महसूस कर रहे हैं, और आप क्रीमी लेयर की बात करें, कंपार्टमेंट मेंटालिटी की बात आप कर रहे हैं, जैसे कि SC SC का दुश्मन है, जाति प्रथा दुश्मन नहीं है, जाति आधारित शोषण दुश्मन नहीं है। SC SC का शोषण कर रहा है, ST ST का शोषण कर रहा है। ये कौन सी जजेस है जो इस प्रकार की टिप्पणी दे सकते हैं? और आप देख लीजिए, जो हम लोगों की समझ है, ये क्रीमी लेयर की टिप्पणी ऐसे जजमेंट में लाकर वो आने वाले दिनों के लिए दरवाजा खोल रहे हैं और कह रहे हैं कि फिलाना जजमेंट में 7 कितने जजे थे? 8 के साथ, हाँ 7 ना, सो 7 जज की 4 तो बहुमत हो जाते हैं। कल वो कहेंगे कि उस जजमेंट की मेजॉरिटी जजेस ने अलग अलग टिप्पणी की क्रीमी लेयर की, इसलिए याद रखो RSS ने ऑलरेडी ये कह दिया है। ये मोहन भागवत जी की कर बयानबाजी आप देखेंगे, वो ऑलरेडी इस समझ को लेकर चल रहे हैं कि कितनी पीढ़ी तक रिजर्वेशन होगा। अरे कितनी पीढ़ी तक रिजर्वेशन होगा? जितनी पीढ़ी तक आप लोग जाति प्रथा आधारित शोषण करेंगे। तो हम लोग रिजर्वेशन को कोई सल्यूशन ना मानते हुए भी हमें मालूम है उदारीकरण नीतियां हैं, हर जगह बेरोजगारी बढ़ रहा है, चाहे वो जितनी भी बातें करें, लेकिन आदिवासी के लिए, दलित के लिए और विशेषकर आदिवासी के लिए जो ये जजमेंट की जो क्या कहेंगे आपत्तिजनक टिप्पणियां हैं, इसका हम लोग विरोध करते हैं, हम निंदा करते हैं। और हमारा प्रचार में भी हमने हमारे साथियों ने कहा कि इसको हम इस जजमेंट का ये जो सेक्शन है टिप्पणियों का, इसके विरोध में हम ज़रूर अपनी बात हम रखेंगे। ये दूसरी बात है जो रोज़गार का सबसे बड़ा मुद्दा है यूथ के लिए, और आज जो हालात है ST के लिए, वो मैंने रखा। तीसरी बात और आखिरी बात मेरी वो ज़मीन संबंधित। अभी हमारे इस बैठक में बहुत सारे साथी सीधा सीधा यहाँ आ रहे हैं विस्थापन विरोधी आंदोलन के बीच से। अभी मैं खुद झारखंड में थी, पूरा संथाल परगना अभी कोल माइनिंग जो अलग अलग प्रकार के जो लाइसेंसिंग है, ऑक्शंस है, अभी कोल इंडिया नहीं, अभी कोई भी विदेशी देसी बड़े कंपनी ऑक्शन से डायरेक्ट लाइसेंस लेकर वो खोल सकते हैं। उनके लिए कोई कानून ऐसे लगता है नहीं है। अब एक पूरा स्ट्रेच जो हम खुद देकर आए हैं, 26 किलोमीटर का एक सड़क जिसमें दोनों तरफ आदिवासी गांव है, एक माँ अपने बच्चे की शक्ल नहीं पहचान पा रही क्योंकि वो बच्चा पूरा सिर से लेकर पैर तक कोयला का जो वो काला धूल है उससे पूरा ढका हुआ है। मैं एग्जैजरेट नहीं कर रही हूं, आप वहां जा नहीं सकते हैं। वो सड़कें जो है, बड़े बड़े ट्रक, खुले ट्रक, तो वहां एक तो जमीन छीना जा रहा है, दूसरा प्रदूषण हो रहा है, और तीसरा कहीं भी लोकल लड़के लड़कियों को वहां नौकरी नहीं दी जा रही है। मोदी सरकार ने पिछले साल चुनाव से पहले फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का संशोधन करके उसकी नियमावली में ग्राम सभा नाम मिटा दिया कि ग्राम सभा की पहले बैठक हो, और ग्राम सभा की बैठक में ग्राम सभा इजाजत दे। जो उड़ीसा का फेमस केस है, जो वेदांता कंपनी के खिलाफ कोन ट्राइबल्स का जो केस था, वो उन्होंने पूरा कानून बदलकर ग्राम सभा का शब्द मिटा दिया कानून से। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को पूरा डाइल्यूट कर लिया।
अभी बिगेर फॉरेस्ट राइट्स का पट्टा दिए हुए आप माइनिंग के लिए जमीन में आप शुरुआत कर सकते हैं। यह आ गया है कानून में संशोधन करके। अभी लोगों को डिस्प्लेस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि फिर आओ और हम डीसी के दफ्तर में आओ, फिर हम देखेंगे तुम्हें कहां हम पट्टा देंगे, क्या करेंगे। बेदखल के बाद, जबकि कानून है कोई बेदखली नहीं होगी जब तक फॉरेस्ट पट्टा नहीं दिया जाएगा या मुआवजा एटसेट्रा एटसेट्रा नहीं दी जाएगी। अभी लैंड एक्ट में जो 2013 का है, उसमें अगर आप देखेंगे जो कानून एग्जेम्प्ट है, जो 13-14 कानून जिसको एग्जेम्पशन पहले से दिया गया, उसमें कोल बेयरिंग एक्ट है, उसमें माइनिंग संबंधित कानून है जो लैंड एक्विजिशन एक्ट से पहले से ही बाहर है। अभी इन्होंने कोल बेयरिंग एक्ट का संशोधन करके यह भी तय कर लिया है कि जो जमीन ओपन कास्ट माइनिंग है, अभी अंडरग्राउंड माइनिंग नहीं है हिंदुस्तान में, ओपन कास्ट माइनिंग है, उस ओपन कास्ट माइनिंग में जो खत्म हो जाता है, जो स्लॉटर हो जाता है, जो लूटा जाता है, उसके बाद जो जमीन है उसको भर के प्राइवेट कंपनियों को या सरकार खुद ले सकती है। ये भी खत्म हो गया। पहले तो था कि जमीन को ठीक ठाक करके रायतों को दिया जाएगा, वो भी खत्म हो गया। इसलिए मैंने कहा अघोषित युद्ध। अभी मेरे पास लोकसभा में इस जून महीने में एक क्वेश्चन की आंसर में केवल माइनिंग के लिए पिछले 3 साल मोदी सरकार के केवल 3 साल में 18,750 हेक्टर केवल कोल माइनिंग के लिए फॉरेस्ट लैंड डाइवर्ट हुआ। इसमें मध्य प्रदेश का 2nd नंबर है, 1st नंबर उड़ीसा, 2nd नंबर मध्य प्रदेश, 3rd नंबर छत्तीसगढ़, ये झारखंड। छत्तीसगढ़ में अभी अडानी को माइन देने के लिए उसके खिलाफ एक बड़ा संघर्ष चल रहा है। अभी झारखंड में अडानी ने गंगा से, जो साहिबगंज में गंगा बहती है, वहां से पाइपलाइन लेकर पावर प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें 100% बांग्लादेश को दे रहे हैं, क्योंकि अभी बांग्लादेश में जो गड़बड़ चल रहा है, इसलिए अभी संशोधन करके रूल्स में वो कहते वो पावर अडानी अपने मर्जी से बेच सकता है। आप सोच सकते हैं, हर मोड़ पर आदिवासियों के जो खड़े होते हैं उनके ऊपर हमला है। इसलिए मैं कहती हूं, ये संघर्ष है, सब जगह संघर्ष है, लड़ रहे हैं लोग, एक गांव से दूसरे गांव लड़ रहे हैं। अब ये तय कर रहे हैं वहां कि जितना वो सड़क है वो गांव वाले बाहर आकर वो ट्रक को रोकेंगे। करना पड़ेगा मजबूरी में, नहीं तो मर जाएंगे। पता नहीं टीबी कितना फैल गया होगा उन गांवों में। खैर, इसलिए संघर्ष भी है, कुर्बानी भी है, हिम्मत भी है। एक के बाद एक आदिवासी को गिरफ्तार किया जा रहा है। जहां वो संघर्ष करें, अभी क्रिमिनल लॉज अमेंडमेंट हुआ, यूएपीए से भी खतरनाक कानून उन्होंने क्रिमिनल लॉ में अमेंड करके दिया है। किसके खिलाफ इस्तेमाल होगा? उनके खिलाफ जो इस कॉर्पोरेट राज, कम्युनल राज के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसलिए ये अघोषित युद्ध है, लेकिन उस युद्ध के खिलाफ संघर्ष है, संगठन है, जगह जगह सब इकट्ठे हो रहे हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ जितने भी यहाँ साथी बैठे हैं उस संघर्ष को साथ देंगे। आदिवासियों के अधिकार की बचाव की लड़ाई में आप शामिल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।